तो चलिए, वही ऑफ रिपीटेड डायलॉग बोल रहा हूं, एक बार फिर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं अपने उस नए एक एपिसोड को लेकर जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। आज आपको भी थोड़ा सरप्राइज होगा। आज थोड़ा हट कर मैंने अपने गेस्ट बुलाए हैं। हालांकि आप जान चुके होंगे क्योंकि आजकल थंबनेल से मालूम पड़ जाता है आपको कि कौन आने वाले हैं, लेकिन डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। मैंने आज वो उन शख्सों को बुलाया है जिनकी वजह से मैं एक सवाल का जवाब देने के काबिल हो गया हूँ कि सर आप किधर हैं, आप जैसे एक्टर फिल्मों में क्यों नहीं हैं। मैं बोलूँगा हूँ मैं, देखो मेरी फिल्म। तो मैंने फिल्म के डायरेक्टर अनीस बारूद वाली जी और मैं इस फिल्म के एक एक्टर, हालांकि इसमें से तीन शयाने हैं, उसमें एक शयाने जिसका नाम है देव शर्मा जी को बुलाया है मैंने। इन दोनों के साथ मिलकर हम चिट चैट करेंगे। चिट चैट छोड़िए, आई डोंट लाइक दैट वर्ड। हम कॉन्वर्सेशन करेंगे और मालूम करेंगे कि ये फिल्म क्यों बनी, कैसे बनी, कहाँ रिलीज़ होने जा रही है, कितने थिएटरों में रिलीज़ होने जा रही है। बहुत नज़दीक है डेट, बता देता हूँ आपको, बट बेटर है हम डायरेक्टर और एक्टर के मुंह से सुनेंगे। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जानते हैं उस एक्टर को ऑलरेडी, मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मैं फिल्में नहीं देखता। आप एक डायरेक्टर से आप मुलाकात कीजिए जो हमारे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है, कर्नाटका से है, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, मेहनत करते हैं। मैंने सेट पे देखा उनका, लगे रहते हैं। तो इन जैसे लोगों की मेहनत कामयाब हो, मैं हमेशा से ये चाहता हूँ। तो कहिए तो मैं आपको अभी मिला देता हूँ इन दोनों से। तो चलिए मिलते हैं अनीस बारूद वाले जी से। और नमस्कार। आइए। अरे नमस्कार, खुशी है आप लोगों ने हैंड शेक की बात नहीं की, नमस्कार ही करना आज का वो हो गया। बहुत खुशी है आप लोगों की यहाँ आने की, क्योंकि इस खुशी के कुछ अलग कारण है मैं जो मैं बता चुका हूँ अपनी ऑडियंस को। तो लेट अस डिस्कस, बैठिए और बात करते हैं। आइए। थैंक यू सर। देव शर्मा जी सर, अच्छा नाम है, देवताओं से भी मिलता है और शर्मा तो हमारे पूरे इंडिया में छाए हुए हैं। और आप क्या है, मतलब पंजाब के पंडित हैं? हाँ जी पंजाब के। ये शर्मा इवन बिलोंग्स टू राजस्थान जी, मारवाड़ी ब्राह्मण के। और आप जो है, अब आपके नाम के साथ में तो बारूद इतना लगा हुआ है। मैंने एक संजय खान की ग्रेट मराठा की थी जी, जिसमें मैंने इब्राहिम खान गारदी का रोल किया था, जो तोपची था। 17 तोपें एक साथ होती थी और वो उसके ऑर्डर पे ठड़ंग करते थे। तो बारूद तो तोपे मैंने भी बहुत चलाई। आपने कितनी चलाई? अनीस बारूद वाले सर, ये अभी तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन पहले आपके पूर्वज कोई काम करते होंगे बिकॉज नाम के बगैर सरनेम नहीं आता, काम के बगैर सरनेम नहीं आता। जी, मेरे वालिद जो है वो टीचर थे सर। टीचर? अच्छा। कहाँ पर हैं आप? कहाँ से? धारवाड़, कर्नाटका से, जहाँ से गिरीश कर्नाड साहब आते हैं। गिरीश कर्नाड के वहाँ से? अच्छा। मैं उसी शहर से हूँ सर, लीना चंद्र और। अरे वेरी, गिरीश कर्नाड हमारे तो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, फिल्म इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थे उसमें। उनके साथ जो है वहाँ से मैं उस शहर से बिलोंग करता हूँ सर। काफी लोग आए हैं मैं समझता हूँ आपके इस गाँव से। लीना चिटनीस जो है पहली हीरोइन, लीला चिटनीस जो माँ बनती थी, अशोक कुमार जी की वो वहीं से थी। फिर भीमसेन जोशी हैं। भीमसेन जोशी सिंगर, जो अरे क्या बात, वो भी धारवाड़ से है सर। धारवाड़, ओके। धारवाड़ से काफी टैलेंटेड, मुझे लगता है कला बहुत निकली है वहाँ से। जी सर, वहाँ की मिट्टी ऐसी है कि वहाँ मिट्टी में जो है ना, कहते हैं कि या तो आप पत्थर फेंकोगे तो या तो एक साहित्य निकलेगा या तो एक पागल निकलेगा। क्या बात है। साहित्य समझ में आया, लेकिन पागल मतलब कश्मीर जैसे जो पत्थर मारते इतना जो है जुनून है काम करने का, इतना पागलपन है कि वो अपनी धुन में रहे, मिट्टी में। वहाँ की मिट्टी जो है मतलब ज्यादा बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। हाँ सर,
करीब 3.5-4 लाख की आबादी है सर। बस। इसमें 4 ज्ञानपीठ जो है अपने शहर में मिले हैं सर। 4 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है। अच्छा। तो उसमें दरा बेंद्रे साहब हैं, कारनाड साहब हैं, फिर गोकाक साहब, ये जो है अपना ये काफी लोग हैं। पर ये केरला से तो दूर है ना? नहीं सर, ये हम बेंगलोर और बॉम्बे के बीच में रहते हैं सर। हाँ, आप तो बॉम्बे भेज देते हैं, मतलब बिकॉज केरला के मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि केरला में भी 100% लिटरेसी हाँ, बोली जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं ममूटी के साथ फिल्म कर रहा था, जी। तो मैंने कहा आपके यहाँ पर 100% लिटरेसी है, तो बहुत अच्छा लगता सुन के। बोला मुकेश, लेकिन उसका भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा और प्रॉब्लम? बोलता वहाँ सब लोग इतने इंटेलिजेंट बन जाते हैं ना, तो फिर वो लोग ऐसे हो जाते हैं। मतलब वो किसी को अवार्ड मिल रहा होता है ना, तो ये नहीं सोचते कि अवार्ड मिल रहा है उसको, अवार्ड तो मुझे भी मिलना चाहिए। सही तो ज्यादा बुद्धिमान भी होते हैं ना, वहीं से कॉन्टेस्ट शुरू होता है। सही। जो भोले भाले होते हैं, बोले अरे आपने तो बहुत कमाल किया, बहुत कमाल का काम किया, लेकिन वो बोलेगा यू हैव डन अ गुड जॉब। नहीं, ये बात सही है सर। सही है ना? आपके यहाँ भी होना चाहिए सर। कारनाड साहब के एक असिस्टेंट हैं सर, सुरेश कुलकर्णी, वो हमेशा बताते थे कि कोई जो है दरा बेंद्रे बहुत बड़े राइटर थे, वहाँ पे कन्नड़ा लिखा करते थे। तो किसी ने बोला कि दरा बेंद्रे की बहुत अच्छी इन्होंने कविता लिखी है, तो बोले कि हाँ मैं भी लिखता हूँ। तो यही बात आती है। यही बात बीच में आ गई। ये चीज शायद इसीलिए पब्लिक भी मेरे को कभी कभी मेरे से नाराज होती है, सर गेस्ट को बोलने दिया कीजिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, वो कुछ बोलता तो मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ बीच में कि मैंने भी किया है। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस थिंग कि आप जो किया उसको बोलते सर हमने आपको बहुत सुना है सर, आप तो हम आपके आइकॉन आप है। पर मुझे कभी भी लगता है कि मैं ऑडियंस को कुछ अपना एक्सपीरियंस भी दूं, तो वहाँ यही है कि उसने कविता लिखी है, मैंने भी लिखी। हाँ, मैंने भी लिखी। क्या बात। सो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों का। आप फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री की सबसे मुश्किल चीज़ है। फिल्म बनाना बहुत ईजी है, फिल्म बन जाती है। मेरी भी कम से कम 2 या 4 और फिल्में पड़ी हुई हैं। लखनवी इश्क है मेरे ख्याल से एक फिल्म, कोई और भी है। और मैं अक्सर फील करता हूँ जब साइन करने आते हैं, मैंने कहा रिलीज कर पाओगे? हाँ सर आपका आशीर्वाद चाहिए सर। अब मेरा आशीर्वाद काम नहीं आता, एंड में जाके फिर वहाँ पर अटके होते हैं। अटके आपने निकाली है फिल्म, मैं उस बात की बहुत तारीफ करूंगा। और मैं आपको बता दूं, आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए दोनों उस संस्था से हैं जो पहली बार इस सवाल का जवाब करती है, सर आप जैसे लोग फिल्मों में क्यों नहीं है सर? तो मैंने कहा मैं चाहता नहीं मांगने। अभी ये बता दूं कि ये मेरी अभी ये फिल्म लाने वाले हैं बहुत जल्दी। ये जो जिसका 3 सयाने जो शयाने देख रहे हैं, वो फिल्म ला रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि मैं इन शयानों के साथ में हूँ या इन शयानों के खिलाफ हूँ या उनको मैं सिखाता हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं इनसे पूछूंगा कि आपने एडिट करके क्या रखा। सो शुड वी बिगिन? मैं चंद सवालात पूछूंगा आपको भी और आपको भी। और मेरी आदत है कुछ ज़्यादा डीप चले जाता हूँ, तो अगर जो सवाल आपको नहीं ठीक लगे तो आप नो बॉल कर दीजिएगा। और अगर आंसर देना है विच आई वुड लाइक दैट आप बात खुल के बात करें अपनी, तो मैं nothing just much related to this film only. I would like to know your life also. I would like to know his life also. अभी इनका तो एक बहुत बड़ा आयाम या पक्ष नजर आया कि पढ़े लिखे हैं। मैं भी BSc LLB हुआ सर। सो कहने का तात्पर्य कि ये तो पढ़े लिखे हैं, इनके बारे में मैं बाद में आऊँगा, मैं तुम्हारे पर आऊँगा। एक तो मुबारक बहुत बहुत। ये आप कब रिलीज करें? 27 मई को सर। पक्का है? पक्का सर। डन है। देखिए साहब 27 मई को ये फिल्म आ रही है, 3 सयाने। अगर आपको भी शयाना बोलते हैं कि शाना तो आजकल मुंबईया वर्ड है, तो आप शाना पसंद नहीं है, शयाने का मीनिंग कुछ और होता है। तो आपको भी शाना या शयाना बनना है, आप डिसाइड कीजिए। वॉच दिस फिल्म। सो देव, मैं जानना चाहूँगा कितनी फिल्में की अभी तक आपने? सर अराउंड 12। अराउंड 12। हाँ जी। कितने साल से हो इंडस्ट्री में? मैं एक्टिव हुआ 2014 से। 8 साल हो गए। हाँ जी। कहाँ से हो? मैं बॉर्न दिल्ली और पीछे होशियारपुर से। होशियारपुर से आके दिल्ली आए और दिल्ली में ही रहे या फिर शिफ्ट होके बॉम्बे आ गए सीधा? नहीं, दिल्ली में बर्थ हुआ, उसके बाद मॉम वो दिल्ली में बर्थ हुआ? हाँ जी। होशियारपुर में नहीं? नहीं, होशियारपुर में 4 फादर्स वगैरह थे। मतलब तुम पाकिस्तान के टेरिटरी के नजदीक पैदा नहीं हुए, तुम दिल्ली में आके पैदा। सेफ जगह ली होगी तुमने, बोला इधर होशियारपुर में नहीं पैदा होने का, आगे चल। बिकॉज आई नो होशियारपुर इज वेरी क्लोज टू बॉर्डर। जी बिल्कुल। तो तुमने वो देखा ही नहीं है, वो जर्रा कुछ देखा? नहीं सर,
अच्छा, you just know कि तुम्हारे ancient हाँ से जी, वहीं रहते वहाँ से belong करते हैं। Okay, so that means you properly Delhi born, Delhi brought up and Delhi born, brought up at different places. My father mother- working somewhere else? डैड वाज आल्सो वर्किंग, डैड का बिजनेस था गुजरात में, और मॉम जो है योगा टीचर थी केंद्रीय विद्यालय में। तो Really? उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ऑल ओवर इंडिया में, आउट ऑफ तो इंडिया भी तुमको हैं। भी ट्रैवल करना पड़ा। तो हाँ जी, तो डैड चाहते थे कि हमारी पढ़ाई में ब्रेक ना आए और एटलीस्ट वन गार्जियन शुड ऑलवेज बी देयर। गुड होना चाहिए। तो इसलिए मम्मी के साथ जहाँ जहाँ ट्रांसफर होता था तो वी यूज्ड टू ट्रैवल। लेकिन मम्मी जो जानती थी वो तुमने कुछ सीखा कि नहीं? जी, योगा। योगा सीखा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड ना? जी जी ऑलवेज प्रोपेगेट योगा। जी ये 6 पैक 5 पैक छोड़ दो, बोलो उनको बोलो योगा कीजिए। बिल्कुल सर, सो आई एम हैप्पी योर मदर वाज टीचर, सो दैट मींस तुमको तो वो ज्ञान होगा ही होगा। तो दिल्ली से आए हो तो मैं नहीं पूछ सकता था, होशियारपुर से तो पूछता, बट ठीक है। आपको आपकी एंट्री स्मूथ रही या स्ट्रगल रहा? बहुत स्मूथ रही, बिकॉज मम्मी की जो पापा मेरे नाना जी जो थे वो एनएसडी में प्रोफेसर थे, डायरेक्टर थे। एनएसडी में? हाँ जी, हाँ जी, इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ। अलकाजी के साथ थे? जी जी। तुम भी गए वहाँ सीखने को कहीं? हाँ सर, मैं मतलब मेरी जितनी भी समर वेकेशंस होती थी तो 2 महीने नाना नानी वहाँ के पर साथ जाके एनएसडी जाके वर्कशॉप्स करने। वर्कशॉप्स करते थे? जी जी जी। बट ऑफिशियल कहीं मतलब किसी एक्टिंग कोर्स ज्वाइन नहीं किया या एनएसडी वगैरह कुछ भी नहीं किया तुमने? ऑफिशियली पहला मेरा एक्टिंग इंस्टीट्यूट आई वुड से किशोर नमित कपूर मुंबई आके। नमित का किया? हाँ जी, वहाँ पे आके। ही इज अ गुड टीचर। हाँ जी। ओके। तो नाना जी ने एक बहुत सिंपल सा रास्ता बताया था जो आई थिंक एक न्यू कमर को इंडस्ट्री में आने के लिए अगर उसका कोई गॉडफादर नहीं है तो फॉलो करना चाहिए। उन्होंने एक सीख दी थी तो मैंने उसे फॉलो किया और मुझे लगा कि क्या सीख थी? उन्होंने मतलब 5 छोटी छोटी चीजें बताई थी कि ये फॉलो कर लेगा तो और फिर में टैलेंट और क्राफ्ट उसमें ही गेन हो जाएगा। like It will be easy। tell me for the audience। जी जी जी। सो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आपको अपनी एक्टिंग को जानना बहुत जरूरी है, उसको सीखना बहुत खुद को जानना बहुत जरूरी है। वेरी गुड। तो एक अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सीखने की जरूरत है, और क्योंकि अब बहुत स्मार्टली वर्क किया जाता है तो मैं रादर देन आस्किंग यू टू जॉइन एनएसडी, फिर 3 साल रिपर्टरी करके फिर रीते को पूना भेजूं, फिर मुंबई भेजूं, उससे अच्छा है कि मुंबई जाओ जहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्टर्स के और प्रोड्यूसर्स के उन्होंने दुकानें खोल के रखी हैं, दे आर इन दैट फील्ड। हाँ, तो आप आज तुम्हारे लिए मेरे कॉन्टैक्ट्स या मेरे वो काम नहीं आएंगे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो तुम अपने आप बनाओगे चीजों को, अपने रिलेशन बनाओगे और अपना जो सीखोगे जाके मुंबई में वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उन्होंने मुझे मुंबई भेजा। तो किशोर नमित कपूर से पहले मैंने एक्टिंग कोर्स किया। तो सेकंड 6 महीने 3 महीने 6 महीने वाला, वेरी गुड, 6 महीने वाला एक्टिंग कोर्स किया। उन्होंने बोला फिर इस एक्टिंग को आपको समझना पड़ेगा कि इस पे लोगों का रिएक्शन क्या है। तो फर्स्ट इज नो योरसेल्फ, नो योर एक्टिंग जी। सेकंड इज पब्लिक कैसे तुमको पब्लिक कैसे देखे, इसलिए उन्होंने मुझे थिएटर भेजा नादिरा जी के पास। नादिरा बब्बर से किया? हाँ जी, हाँ जी, एकजुट थिएटर ग्रुप। वेरी गुड। तो सेकंड स्टेज वाज दैट कि एक्टिंग सीखी, उसके बाद थिएटर में जाके परफॉर्म किया, हाथ सफाई करने को हाथ मिलता सफाई है। करी, बैक स्टेज किया Backstage भी किया। जिसमें बड़े एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखा कि वो कैसे अपनी लाइट लेते हैं, कैसे आवाज का थ्रो रखते हैं, कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, कैसे ऑडियंस के रिएक्शंस के साथ इम्प्रोवाइज करके वहीं पे तो वहीं से स्पॉन्टेनिटी अपने के आप को साथ आगे कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो दैट वाज द सेकंड स्टेज। तो उन्होंने बोला वहां पे आपको इतना ऑलरेडी एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा बाकी लोगों को भी देख के, चाहे परफॉर्म करने का मौका ना मिले, कि उसके बाद ट्राई गिविंग ऑडिशंस, क्योंकि अब आपके पास ऑडिशंस टू द प्रोड्यूसर्स, टू द कास्टिंग डायरेक्टर्स। प्रोजेक्ट्स। उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा बोला था कि कमर्शियल एड्स पे थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज वो आजकल बहुत चल रहे हैं। Ad। और हाँ, आपका जो फेस है ना वो थोड़ा सा पॉपुलर होगा, इस लड़के को कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहाँ देखा है नॉट इम्पोर्टेंट, बट कहीं देखा है। मैं यहाँ रोक के एक बात जी। बोलूँ अपनी तरफ से। हमारे जमाने में हम लोग मॉडल्स को वुडन एक्टर बोलते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ जमाने की, जब कबीर विद्या, आई शुड नॉट से बिकॉज ही हैज वर्क विद मी एंड वेरी नाइस एंड फाइन मैन एंड फाइन एक्टर, लेकिन उस जमाने में तो मॉडल है यार, मॉडल है। मैंने इसीलिए मॉडलिंग नहीं की, मैंने रेडियो किया, रेडियो की वॉइसिंग दिया, जी स्टेज किया। जी। तो आज के जमाने में उल्टा हो गया, बिकॉज एड्स आर मेड वेरी ब्यूटीफुली हाँ जी, हाँ जी। एंड विद इन 2 मिनट्स 45 सेकंड आपको अपनी बात कहनी कहने का, पड़ेगी। तो मैंने भी काफी कुछ अभी सुना है। आप भी मानते हो कि एड इज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर एन एक्टर? अब सर, अब मैं मानता हूँ क्योंकि Performance करने को- अब ना वो एड्स थोड़े से सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, एक मैसेज ओरिएंटेड हो गए हैं, कहीं ना कहीं आपको एक परफॉर्म करने का मौका मिल जाता है। वो भी इतने कम लिमिटेड टाइम limited में। में, हाँ जी। सो दैट्स एन एक्सपीरियंस इटसेल्फ। जी जी जी। हमको तो 5 मिनट में अपनी बात कहनी होती, पर माँ स्माइल कर दी, दैट स्माइल इज अ स्टोरी। जी बिल्कुल। या आपने कर दिया, वो भी स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने सुना है डायरेक्टर बहुत मेहनत करते हैं, पूरी स्क्रिप्ट बनती है, जी सर। तब जाके ऐड होती है। अदरवाइज मैं बहुत खिलाफ था पहले। हाँ जी। मैंने इसलिए मॉडलिंग अवॉइड की। सर हार्डली 60 सेकंड्स या
1 मिनट से 1.25 मिनट 45 का ad सेकंड, होता है, हाँ, 45 but सेकंड। उसमें आप एक पूरी कहानी कह जाते हैं। तो आई स्टार्टेड How many ads you did? अराउंड 88-90 ads। 88? हाँ जी। तो इसको हम फिल्मी एक्टर नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एड एक्टर बोलेंगे। ओके, गुड गुड। So that- यू आर द सेकंड पर्सन हु हैज आई हैव इंटरव्यूड जिसने ऐड बहुत की। एक और लड़का भी था, नाम उससे पहली बार मुझे मालूम पड़ा कि मॉडलिंग ऐड ऐसी नहीं मिल जाती सर, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। क्लाइंट से शुरू होता है, एजेंसी हायर की जाती है। मतलब आप बोलो कि मेरे बेटे को ऐड करा दो रिकमेंडेशन से नहीं, मैं नहीं मानता था। पर पहली बार मैंने को उसने कन्विंस किया, सर इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस। उसके बाद वापस आता है और तब जाके किसी का सिलेक्शन होता है। बिल्कुल सर। तो वो बेस्ट होगा तो सेलेक्ट करेंगे। तो उसने काफी अच्छी बातें बताया। तो हम दूसरे मिले मेरे को जिसने ऐड की तारीफ कर रहे हैं। वेरी गुड। और क्या बताइए ऐड के बारे में, और क्या आपको लगा कि वेरी 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 ऑर्गेनाइज्ड वे से शूटिंग होती है? हाँ जी सर, उसका प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी जैसे सिलेक्शन पे बात कर रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट। जी जी, क्योंकि 1000 से भी ज्यादा लड़के आते हैं ऑडिशन देने के लिए। रिकमेंडेशन नहीं चलता, मुझे वो एक बात नहीं अच्छी चलता लगी, सर, हाँ जी। क्योंकि क्लाइंट के पैसे लगे। मुझे समझाया उन्होंने कि क्लाइंट के पैसे लगे हैं सर, ऐसे बोलने से किसी का ये नहीं होता है। वो जाता है, एजेंसी हायर की जाती है, ऑडिशंस होते हैं, वो ऑडिशंस को कम करके फिर डायरेक्टर को भी दिखाया जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाके क्लाइंट फिर डायरेक्टर को पूछता है। बिल्कुल सो इट्स अ बिग प्रोसेस। जी सर। सो दैट यू डिड अबाउट 68 अराउंड 88-90 अराउंड 88-90। माय गॉड, आजकल के सारे ऐड जो आजकल चलते हैं। जी। मैं अभी तो सर तुम जब कितने से मैंने साल- फिल्में शुरू की उसके बाद से थोड़ा कम हो गया एड्स की तरफ। 5-7 साल तक के पहले तुम ऐड में बिजी। सर हाँ, मतलब ऑलमोस्ट मैंने सारे टेलीफोन ब्रांड्स, नेटवर्क्स और चॉकलेट्स, मतलब बाइक्स, काफी सारे, मतलब काफी कमर्शियल एड्स किए थे। गुड गुड गुड। चलो मैं एक जमाना था कि मैं स्टेज को मानता हूँ, स्टेज इज अ वेरी गुड बैकग्राउंड फॉर एन एक्टर। बिल्कुल सर। बट अभी मैं धीरे धीरे कन्विंस हो रहा हूँ कि इवन मॉडलिंग ऐड करना भी एक तरह का एक्सपीरियंस ऐड करता है। मैं कन्विंस हो गया, पहले कन्विंस नहीं होता था। मैं बोला नहीं, हमारे ज़माने में इवन जीनत अमान, माफ़ करना, उनके बारे में यही था, मॉडलिंग है तो इट्स लाइक। तो मैं मॉडलिंग ऑफर होता था, नहीं मॉडलिंग नहीं करने का। तो ओके, इसके बाद तुम्हारे को फिर फिल्में मिलनी शुरू कैसे हुई? let's shift the mic to director because इस इतने टाइम के अंदर तो उन्होंने एक फिल्म बना ली होती। तो बारूद वाले जी, बारूद की बात छोड़कर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। कितनी फिल्में आप पहले बना चुके हैं और अब कितनी ये फिल्म कितनी नंबर की है? सर अभी मैं साउथ में था, साउथ से मैं, ये मेरी जो है साउथ में कर्नाटका। हाँ कर्नाटका में। हम लोग साउथ को मानते हैं कि साउथ के कितने डिविजन हैं? हाँ सर, तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सब है सर 4। तो मैं जो है ये मेरी हिंदी पहली फिल्म है। अच्छा, हिंदी की पहली फिल्म है, पहली वेरी हिंदी गुड। की है। और फिर वहाँ ऐसे कोंकणी भी मैंने किया है, कोंकणी भी है। सब्जेक्ट भी किया है, हाँ। और एक सौजी लैंग्वेज आती है उस पे मैंने काम किया है। और दूरदर्शन के लिए मैंने काफी काम किया सर, बैंगलोर। इधर का दूर कि उधर का? बेंगलोर का। बेंगलोर दूरदर्शन के लिए काफी जो है मैंने काम किया। जैसे मेरा बहुत पॉपुलर एक ये था टेलीफिल्म हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी था, गायब दिमाग था, फिर झूठ की सजा। तो ये सब बेंगलोर की नहीं है, ये सब हिंदी की दूरदर्शन की? दूरदर्शन में हिंदी, दूरदर्शन बेंगलोर का हिंदी डिवीजन। बेंगलोर। अच्छा, वहाँ किया तो आपने। उस पे काम किया। तो आपने फिर हमारे रिलेशन में हो गया कि हम भी तो दूरदर्शन के हाँ, प्रोडक्ट सर, है। महाभारत बोलो, चंद्रकांता बोलो, शक्तिमान बोलो। सर आपको देख के ही तो हमने जो है इस इंडस्ट्री में आए। क्या क्योंकि एक होता है, एक तो कोई इंस्पिरेशन चाहिए सर। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, कुछ भी चीज़ आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। वो हनुमान हो, वो देवी हो, वो शिवजी हो, वो हनुमान हो या शक्तिमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंस्पिरेशन चाहिए आपको जिसके साथ, जैसे एकलव्य ने सिर्फ गुरु की मूर्ति रख के आगे बढ़ा था। So there's nothing wrong, but I always tell, especially the newcomers, never ever make anybody as your idol. क्योंकि जब आप काम करोगे, जैसे मैंने यूसुफ भाई के साथ काम किया, I used to like him, but सामने आ गए तो मैं बता दें आपके थे, आज नहीं है। अगर आप आइडल हो गए, सर वो आपके दोस्त थे, बोलने में डर लगेगा, पर I always believe आप सीखिए, बट अपना बनाइए। तो अनीस जी, आपको ये फिल्म आप कहते हैं आपने साउथ की है, उसके बाद में हिंदी फिल्म कैसे मिली आपको? कुछ प्रॉब्लम आया मिलने में? नहीं सर, मेरे एक दोस्त हैं ये देसाई, जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, काफ़ी बाबला साहब के साथ उन्होंने बाबला ग्रुप जी। तो उन्होंने जो है मुझे प्रोड्यूसर संजय जी से मिलाया, संजय सुनकर साहब से मिलाया। तो पहली मीटिंग भी हमारी, तो मैंने उनको ऑनलाइन बताया कि मेरे पास ये सब्जेक्ट है। उन्होंने एक ही मीटिंग में उन्होंने बोला ठीक है, ये हम फिल्म बनाते हैं। क्या तो फिर
हुआ उनसे, फिर मुलाकातें होती रही। फिर हमने सोचा कि इसको कास्टिंग कैसे करें, क्या करें। फिर मैं मुंबई आया, तो फिर यहाँ ग्रुप बना अपना, तो जो है ऐसे ऐसे आखिर में हम आपके पास आए। हाँ, मैं वहीं पर आने वाला था कि मुकेश खन्ना ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया कि हाँ बोल दिया अचानक सीधा। मैं ना बोलने में एक्सपर्ट हूँ, और मैं ये बात दिलीप साहब की मानता हूँ। मुकेश, इस इंडस्ट्री में नो बोलना सबसे डिफिकल्ट होता है। कोई किसी का रिकमेंडेशन लेके आता है, कभी कोई ज़्यादा पैसे होते हैं, नो बोलना सीखना चाहिए। मैंने उनको सीख के, इसलिए नहीं कि मैंने उनको सुना है, मेरा खुद का ज़मीर भी बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने हॉलीवुड फिल्म बना की थी, यही बात आपने पूछी थी मुझसे। मैंने पूछी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये बात मैंने हॉलीवुड वाले को भी पूछी। सर वो ठीक है, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बट मैं क्या कर रहा हूँ, टेल मी। तो फिर मुकेश खन्ना ने थोड़ी सी बदतमीजी की आपके साथ। उनसे बात हुई तो फिर उनको हमने समझाया कि आपका कैरेक्टर ये है कि ये 3 लड़कों पे कहानी शुरू होती है, इस कहानी को खत्म आप कर दें, कल्मिनेट करते हैं आप। बिल्कुल। तो फिर बिकॉज ये शयाने में कहीं पर भी मेरी स्पेलिंग मिस, मतलब वर्ड का कोई लफ्ज मिक्स नहीं होता, क्योंकि मैं शयाना नहीं हूँ। तो आप कहानी जो है सर, वो जो है जब लोग एक लाइन या 3 लाइन 10 लाइन में तुम मुझे कहानी सुना दो फिल्म की ऑडियंस के लिए। अच्छा, तो बेसिकली यंगस्टर्स होते हैं जो आज के, वो लोग लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सही मार्ग से चलना नहीं चाहते, शॉर्टकट चाहिए लाइफ के अंदर। सक्सेस चाहते हैं लेकिन मार्ग सीधा अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, फटाक से हो जाना, फास्ट फूड जी। तो वहीं कहीं ना कहीं ये मिसगाइडेड है, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हार्ट से पॉजिटिव है, किसी का बुरा करना नहीं चाहते, लेकिन ये रास्ते ऐसे चूज करते हैं जिसमें ये कहीं ना कहीं किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं, कहीं झूठ बोल देते हैं, और उसी के चलते ये लाइफ में ऐसी ऐसी जगहों पे फंसते चले जाते हैं कि जब जेन्युइनली इनको लोगों की मदद चाहिए होती है, तो लोग तब तक ये सोच चुके होते हैं कि अरे तो वही है, जंगल में शेर आया, और जब एक्चुअल में शेर आता है तो इनकी मदद करने कोई आता नहीं, कोई नहीं आता, एक जना सामने आता है, वो है आप। अच्छा, और फाइनली आप आते हैं और आप कन्विंस होते हैं कि नहीं, ये लड़का जेन्युइनली परेशान है, इसकी माँ वाकई ही एक जिंदगी और मौत की चीज से जूझ रही है, और इसकी मदद मैं करूंगा क्योंकि मेरे ट्रस्ट चलते हैं और ये मेरा हॉस्पिटल है, एंड किसी की माँ के साथ गलत नहीं होना चाहिए, भले ही बच्चा कितना भी नालायक हो। तो वहाँ मुझे भी सीख मिलती है, और मेरी माँ बच जाती हैं, और एक सीख जो इनकी एक लाइफ को एक एंकर चाहिए होता है लाइफ में, एक सही जरीना जी उसमें थी, जरीना जी बस स्ट्रेचर पे लेके आ रहे थे। ओके, आई नाउ अंडरस्टैंड। और उसमें एक चीज जो है ना सर, कि आपने उसमें एक डायलॉग जो है आपका है कि आप कहते हैं कि जब हम युवा थे तो उस सब भी दिन में 24 घंटे हुआ करते थे, याद आज भी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन क्या फर्क इतना है कि जो है आज की युवा बहुत जल्द अमीर बनना चाहते हैं, बहुत जल्द 24 घंटे को 2 घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये मुझे डायलॉग याद है, अच्छी डायलॉग मुझे हमेशा दिमाग में बैठ जाते हैं, शायद इसीलिए मैं बोल जाता हूँ। बट ये बात अच्छी थी, उस जमाने में भी 24 घंटे हुआ करते थे, आज भी हुआ करते थे, फर्क सिर्फ इतना है कि समथिंग। ओके, तो ये चीज जो है ना सर, कि आज के युवा को ये जरूरी है, आज के युवा को ये समझना चाहिए कि जिंदगी में जो है ना, हर रास्ता जो है ना कोई होता है, मुश्किल है, लेकिन जो सही तरीके से अगर जाएंगे तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर जो है रॉन्ग पाथ चूज करोगे तो वो कामयाबी बहुत थोड़ी देर की रहेगी, लगेगा कि मिली, लेकिन मिलती नहीं मिलती, क्योंकि वो सही दामों पे नहीं खरीदी गई है। ये बात सही आपकी। तो ये आज की उसको तो बहुत जरूरी है, ये सब, ये आजकल के मार्गदर्शन की बहुत जरूरी है। तो आपकी कहानी का बेस यही है कि लक्ष्य अच्छा है, आपको आपके इरादे सही हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी है। सबसे बड़ी बात आई थिंक आज के युग में भागना है। मैंने कई बार कहा भी है कि सब आजकल भाग रहे हैं, और कई बार तो आप देखते लोगों को भाग रहे हैं तो आप भी भागना शुरू करो, भागते जब आप, लेकिन आप सब पहुंचते हैं तो कुछ नहीं होता, तो पूछता है सामने किस लिए आए थे हम लोग, तो किस लिए आए, बोला मेरे को भी नहीं भागे, क्यों भागे, आप भागे थे तो मैं भी भागा था। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट हमको लगता है वहाँ कुछ मिठाई बिट रही है साली, या कुछ फ्री काम मिल रहा है, हम भाग के जाते हैं। मैं बोलता हूँ रुक जाओ, भीड़ जारी जाने दो, 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड का आप सोचो कि क्या मैं इसके साथ भागूं कि नहीं भागूं, क्यों भाग रहे हैं, पूछ लो किसी को, देन यू विल नॉट आस्क द क्वेश्चन हम क्यों आए इधर। आई थिंक दिस इज योर स्टोरी। जब ठोकर लगने के बाद ही इंसान सोचता है, ठोकर लगने के बाद मैं गलत था, ठोकर लगने से पहले वो दौड़ता है उसको, तो और वो ठोकर लगेगी उसको, क्योंकि वैसे भी वो सोच के नहीं आया, प्लान करके भी नहीं आया,
वो तो ऐसे अंधाधुंध भाग रहा है भाग तो रहा है। ठोकर तो लगेगी, ठोकर और ठोकर लगेगी तो वहाँ रुकेगा। हाँ। जो मैं बोलता हूँ रुक के सोचो, बिल्कुल। वहाँ उनको स्पीड के लिए ब्रेक, स्पीड ब्रेकर मिलता है। मिलता है। तो आपकी कहानी में तीनों ऐसी हैं। हाँ सर। क्या क्या नाम है तीनों के? एक का नाम आर्यन है सर, और विक्की है, और कुणाल। दूसरा कुणाल है सर। तेरा क्या नाम हुआ? आर्यन। ये आर्यन, विक्की एंड और कुणाल। ओके। तो ये एक ट्रैक ये अलग जा रहा है सर। ये तीनों लड़के जो हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत जल्दी में हासिल करना चाहते हैं। और एक ट्रैक जा रहा है जो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो है ना, एक बिजनेस टाइकून जो है, आप किरदार निभा रहे हैं। आपकी बेटी जो है वो किसी एक लड़के से शादी कर लेती है। कौन सा इनमें तीन में से कौन सा, मुझे ये भी नहीं मालूम। नहीं सर, क्योंकि मैं कभी इसमें ज्यादा घुसता नहीं बिल्कुल, आपकी। वो ट्रैक अलग ही है सर। वो इन तीनों से अलग है। बिल्कुल। वो ये थर्ड फोर्थ बॉयज थे। हाँ, दोनों ट्रैक साइमल्टेनियसली चलते हैं सर। मतलब ये बात पसंद नहीं करता लड़की ने हाँ, जो डिसीजन लिया ये है, बिल्कुल। उसकी मेरी बात नहीं मानी, नहीं मानी। और आज वो माफी मांगना चाहती है लेकिन माफी देता नहीं। समथिंग लाइक हाँ, तो वो लड़की को, जब वो लड़की को भी एहसास होता है बाप की बात का कि बाप मैं मुझसे गलत थी, गलत थी। कि मेरी जो है सोच गलत थी। लेकिन जब क्लाइमैक्स में आता है तो जब आपको यकीन होता है कि चलो ठीक है, इंसान भी अच्छे होते हैं, इंसान भी को अच्छे जो होते है, हमारी जो है हमारी सोच जो है कभी कभी गलत हो सकती है। हाँ, तो ये सबक दिया हुआ है। ये दोनों ट्रैक आते हैं, ये ट्रैक इसीलिए रखा है कि इन लड़कों को नसीहत करें। तो अगर ये तीनों जाते तो फिर कुछ नहीं होता था। इसको जोड़ने के लिए मैंने एक और अच्छा, मतलब कहानी वो बड़ा वाइल्ड ट्रैक है तीनों हाँ, का, बिल्कुल। और ये एक थोड़ी समझदारी का ट्रैक है जिसको कल्मिनेट करना किया जा सकता है। उसके साथ में ये लोग भी दोस्त हैं। आपके दोस्त हैं वो भी? हाँ, चौथा आदमी भी दोस्त है आपका। तो अगर मैं ये पोस्टर को देखूं आपके, तो इसमें लगता है कि इस फिल्म में बहुत उछल कूद होगी, हुड़दंग होगा, डांसेस होंगे, मारामारियां होंगी, पर आपकी स्टोरी से लगता है कि आपने उसमें सीख डाला है, विच इज अ वेरी रिक्वायरमेंट फॉर एवरी फिल्म। आई ऑलवेज से, मैं तो बताऊं कि इस प्रोड्यूसर को हर 5 फिल्म के बाद में एक चिल्ड्रन फिल्म बनानी चाहिए, कंपल्सरीली बनानी चाहिए। तो आप देव, मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म के बारे में अगर ऑडियंस को कुछ अपनी तरफ से या अपने बारे में कुछ ऑडियंस को कहना चाहें तो। एक तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने यारियां को प्यार दिया, मेरी डेब्यू फिल्म को, हीरोपंती को प्यार दिया, उसी तरीके से 3 सियाने को भी उसी तरीके से प्यार दीजिए, और थिएटर में जाके देखिएगा जरूर, क्योंकि हम नए लोग हैं और हमें आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए। और अबाउट दिस फिल्म, जैसे हम लोग, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मुझे कोई बहुत ही सीरियस तरीके से कोई चीज समझाता था जब मैं छोटा था, तो मुझे लगता था यार ये थोड़ा बोर कर रहे हैं। बट एक कॉमेडी के तरीके से जब सीख दी जाती है ना, तो वो इंसान सीख भी लेता है और उसको अपनी ईगो भी आगे नहीं आती कि हाँ यार अच्छे से तो बता रहे हैं। तो आई थिंक इस फिल्म में भी वही मैसेज है कि एक सीरियस टॉपिक को एक लाइट वे में आप लोगों तक प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, समझ भी आएगा और मजा भी आएगा। और ये तरीका शक्तिमान का तरीका था जी, एग्जैक्टली। कि कभी भी मुझे याद है कि एक बार मुझे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के गुरु के पास गया था मैं, सत्यानंद थे पता नहीं, सूर्यानंद थे पता नहीं, 91 ईयर्स के सीधे बैठे हुए। मैं पूछता था कि कुंडलिनी होती है कि नहीं होती। जी जी जी। तो मैं गया था तो उन्होंने एक बात की थी, मुकेश बुलाया अपने असिस्टेंट को, योगा दिखाइए, आप उसमें योगा दिखाइए। तो मैंने कहा स्वामी जी मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा, पर अगर मैं यहीं से फिल्म शुरू करूंगा ना तो आधी ऑडियंस भाग जाएगी। पहले उसको दोस्त बनाना पड़ता। तो इसीलिए एंटरटेनमेंट विद मतलब एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट, जो शक्तिमान से बड़ा एग्जांपल आपको नहीं मिलेगा। हमने हंसते हंसते खेलते खेलते बच्चों को कुंडलिनी तक बता दिया था, जो कभी कोई बच्चे को बताने का मतलब ही नहीं है। बट एज ही सेड राइटली कि जब आपने कुछ सीरियसली बात करता है तो आप थोड़ी देर सुनते, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, फिर ये कब खत्म करेगा मैं जाने वाला, फिर दोस्त को बोलते हैं तो बोलते ही जा रहा है, तो बात खत्म। The message which was good gone. But if he talks about toffee, he talks about your dress is very good, क्या करते हो, अच्छा तुम ये करते हो, अच्छा तुमने कभी योगा किया, फिर वो सुनता है। बिल्कुल सर। तो तुम्हारी ये बात में इस फिल्म में है तो बहुत बड़ी बात है। और बाकी मैं जानना चाहूंगा ये दो योद्धा जो खड़े हैं आपके साथ जी, इनका नाम क्या है? कुणाल। हाँ जी, और ये है निशांत। हाँ जी। इनके बारे में कुछ ज्ञान दोगे, आप देना चाहें कि कैसे मिले आपको? मैंने जो एक लड़का था अपना प्रोडक्शन वाला, उसने मुझे निशान से मिला है। निशान से मिला है तो मैंने देखा उसको, तो उससे बातचीत करने के बाद पता चला कि हाँ इसमें टैलेंट, इसमें है, दम है। मैंने उसका एक सीरियल भी देखा था आपके साथ ही, मेरे साथ सीरियल था? हाँ, तो आपके कौन सा वाला काम किया था? सौतेला। ओह, सौतेला में होंगे। अच्छा, ओके। तो मैंने बोला कि हाँ ये लड़का कुछ कर सकता है, इसमें बात है। तो इन्होंने तो फिर जी, साइन उसके कर बाद ऐसे ही वो कुणाल मिला मुझे। कुणाल, हाँ,
ये मुझे थोड़ा बदमाश लग रहा है। ये सबसे ज्यादा बदमाश है ना है। बदमाश? क्योंकि इसके उछलने में तुम लोग भी उछल नहीं रहे, बट वो तो रियली उछल के खा जाएगा किसी का। क्या बात। और ओके, क्या फिर सर इस फिल्म में जो है ना सर, ये ड्रामा है, कॉमेडी है, इसमें एंटरटेनमेंट है, हर मसाला है इसमें। मसाला इसमें है। गाने, म्यूजिक अच्छी बनी है? म्यूजिक बहुत बढ़िया बनी है सर। आई थिंक आपने लॉन्च किया बीच में, जी, जी, म्यूजिक जी। रिलीज किया था, मैं नहीं आ पाया था। हाँ जी। हाँ, तो अच्छा। म्यूजिक बहुत अच्छा बना हुआ है, काफी मेहनत की है म्यूजिक डायरेक्टर ने भी। आमिर कहे चलती क्या खंडाला, शाहरुख बोले मेरी तू मधुबाला, सैफू कहे मुझे बेबो करीना, हाय नसीरू तो उला ला ला ला, हाँ शट्टू तारे दबंग सलमान। बॉम्बे के या कर्नाटक के आपके? नहीं सर, इधर के है, मुंबई के। मुंबई के है। हाँ, क्या नाम है? विक्रम एन विक्रम। एन विक्रम। हाँ, ओके। तो और लिरिक्स भी उन्हीं के, जो विक्रम तन्हा के नाम से लिखते हैं। अच्छा, नाम हाँ, तो विक्रम। बहुत अच्छा लिखा है। सूफी गाने पे भी हमने काफी मेहनत की उसके साथ, तो उनके साथ थोड़ा सा हमारी बहस हो जाती कि भाई इसमें, क्योंकि सूफी गाने में मैं चाहता था कि उसमें जो है इंडियन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाए, जैसे हारमोनियम है, तबला, सूफी गाने। बैंजो है। तो ये चीजें, ये क्या है सर, ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं। आपके मूड बना देते हैं। बिल्कुल। बाकी ढंग 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 ढंग। तो वो बनाने के बाद उसने किया, काफी उसको बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ ये चीज सही है, इनकी सलाह ये ठीक हाँ, थी। बिल्कुल ठीक। तो काफी जो है अब फिल्म में जो है काफी ये लड़के भी, लड़के लोगों ने काफी डांस वांस किया होगा। लुक्खा है कमीना है तुझे बसे बिगड़ का, आगे पीछे दौड़े मेरे कैसा है ये लड़का, आने वाली है अभी बस क्या। मुकेश खन्ना को आप लायक नहीं समझा कोई गाना देने सर, का? आपकी शख्सियत ऐसी है कि आपकी शख्सियत जब खड़ी हो जाती है तो सामने कोई दिखाई नहीं देता। मैं भी दोस्तों, मैं भी कहूँ कि मैं थोड़ा सा विरक्त हुआ हूँ फिल्मों से, और कारण यही है कि मैं जब भी कोई आता तो पहले वो हमेशा स्टार्ट होता नहीं यहीं से, सर आपका आशीर्वाद जी, तो फिर मैं थोड़ा ऐसा हो जाता हूँ कि भाई ये मेरे को इसका मतलब फिल्म में कुछ नहीं होगा, सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। तो स्टोरी सुनता हूँ, फिर लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ फिल्म में। इनकी फिल्म मैंने साइन की तो इवन मैं भी इंतजार कर रहा हूँ 3 सयाने की, कि देखूंगा कि मैंने कुछ कारीगरी की है या मैं एवं ही चला गया हूँ फिल्म में। तो सीन्स तो अच्छे थे, और मैं हमेशा कहता हूँ मुकेश खन्ना को लेना हो तो डायलॉग्स हो तो ही लीजिए। मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि डांस वांस हो तो लीजिए, मुझे फाइट वाइट करनी हो तो मुझे लीजिए, बहुत मिल जाएंगे आपको एक्टर। डायलॉग्स अगर हैं तो मैंने कहा मैं फेंकता नहीं अपनी लाइंस को, इसीलिए महाभारत से लेके सब आते। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ इनकी फिल्म में भी मुझे अच्छे डायलॉग्स मिले, जो जैसे कि मैंने कहा कि पहले भी 24 घंटे हुआ करते थे, आज भी 24 घंटे हुआ करते हैं। तो मुझे आपने लिया और मैंने हाँ किया और फिल्म बन गई है, जो मुश्किल से बनती है। मेरे को ये शिकायत है, इन्होंने किया है, तो मैं इनको विजयी भव का आशीर्वाद देना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग ये फिल्म को देखिए, क्योंकि ये फिल्म आजकल फिल्म को थिएटर पे लाना फिल्म बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। आपको क्या आप कितने थिएटर्स में जा रहे हैं और कैसे रिलीज, जैसे मुझे प्लान बताइए आपका। करीबन सर हम 450 थिएटर पे जा रहे हैं। 450 थिएटर, वेरी गुड। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ, तो हम अभी मलेशिया, ब्रूनेई, सिंगापुर, ये अपना उस तरफ का पूरा बेल्ट जो है, ये जो है पूरा ऑल ओवर इंडिया में साउथ से पकड़ के सर हमने भी लॉक किया है। तो डब करवाया है लैंग्वेज और नहीं हिंदी में? नहीं, हिंदी में कर रहे हैं। ओके, हाँ, हिंदी में कर रहे हैं। इसके बाद में देखते हैं डबिंग करना है नहीं करना है। नहीं पर अभी जो कर रहे हैं इसमें कर रहे हैं, उसमें फिर अभी मतलब नो OTT? नहीं सर, अभी नहीं। OTT से बात चल रही है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि हम दें, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि नहीं, मैं तो विश करता हूँ कि हर फिल्म थिएटर में जाए पहले। OTT तो है ही है, बट OTT अभी क्या हो गया, नहीं कर पा रहे हैं इसलिए OTT। तो मैं चाहूँगा कि लोग कर पाएं, और ऑफ कोर्स कोरोना वाज द बिगेस्ट चैलेंज, बट थिएटर में जाना, अभी जैसे कि मैं कश्मीर फाइल्स के लिए मैं गया आफ्टर मे बी 2 years, तो एक अच्छी फिल्म थिएटर में जो एंजॉय कर सकता है आदमी, वो आप टीवी स्क्रीन पे नहीं कर सकते। ये मेरा भी मानना है। तो इसीलिए शक्तिमान मुझे बनाने की बात आई थी, मेरे पीछे लोग पढ़ते थे, तो मैं चुपचाप उनको बोल नहीं पाता था कि मेरे को नहीं चाहिए छोटा पर्दा, मेरे को बड़ा पर्दा चाहिए, मेरे को शक्तिमान कैन टक्कर विद द एवेंजर्स एंड विद एवरी फिल्म, इवन हमारे कृष्ण। मैंने कहा मैं नहीं चाहता हूँ कि शक्तिमान को तो उससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, इसलिए हमने वेट किया। और अभी भी आप मुझसे कहे बोलते अरे कब आ रहा है बताइए ना, पहले ये सब छोड़िए ना, ऐसे कमेंट्स होते आ रहा है, जल्दी आ रहा है।
हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इनकी बात सही है, तो ये थिएटर में जा रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो वर्ल्ड वाइड किया आपने उसके ऊपर। और अभी आउट ऑफ दिस फिल्म में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्या दिक्कतें आती है आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में फिल्म को? सर क्या है कि पहले तो एक डायरेक्टर को जो है मार्केट समझना बहुत जरूरी है। मार्केट समझना ज़रूरी है। जरूरी है कि कहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कहाँ हमको मिलेगा। और ये जो कारपोरेट आने के वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। उल्टा दिक्कतें आ रही हैं? बिल्कुल इसके रिलीज के लिए, क्योंकि पहले जो था फिल्म आपके दौर में जब फिल्म शुरू होती थी तभी फिल्म बिक जाती थी। हर इंस्टॉलमेंट पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर का ऑफिस चलता था, और तुसी भेजा नहीं इंस्टॉलमेंट, हाँ मैं भेज रहा हूँ, चलो 5 लाख 5-10 लाख भेज देते थे। शूटिंग करता था 5 दिन, ऑफिस चलाता था हमें। हाँ सही है। कमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ डिस्ट्रीब्यूटर गायब नहीं है सर, आज नहीं है। इसकी वजह से तो आपको ये दिखा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है, मैं तो इसको बहुत बोल चुका हूँ। नहीं सर, इसकी वजह से जो है काफी लोग जो है तकलीफ रिलीज नहीं कर। मतलब आप प्रोड्यूसर है ना, आप डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं है। मेरी ये शिकायत है, मैंने कहा मैंने एक फिल्म, मैंने मराठी फिल्म बनाई थी, तो अब इनको भी बोल चुका हूँ, रिलीज करने में इतनी प्रॉब्लम है मेरे को। मैंने कहा यार आप लोग, हम नदी क्रॉस करा देंगे, हर थिएटर इतना चार्ज करेंगे। मैंने कहा क्यों करेंगे आप भाई, आप डिस्ट्रीब्यूटर है ना, आप फिल्म ले लीजिए मेरी, मैं दूसरी फिल्म बनाऊं। नहीं, उनको वही दलाली चाहिए बीच में, और दैट डिस्ट्रीब्यूटर का नाम हटा दीजिए। फिर मैंने कहा दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये शिकायत आपको कितनी लगती है सही मेरी? बिल्कुल सही सर, क्योंकि छोटे डिस्ट्रीब्यूटर मर गए, खत्म हो गया ना। वो वाले फोन पे जो पैसे लाखों रुपए दे देते थे, अभी जब एक लिखा पड़ी होती है, और आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये आ गया, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड कहता है पूरी फिल्म बना के दिखाओ, फिल्म देखेंगे फिर वो डिसाइड करेंगे। सर पहले कैसे होता था आपके जमाने में? टुकड़े में फिल्म देखते थे सर, टुकड़े में बिक जाती थी कि अरे यार हाँ ये CPCI राजस्थान, ये उधर की बिक गई, इधर साउथ मुंबई कर्नाटका हो गया। ये अभी कुछ नहीं बिकता, अभी नहीं है सर, कुछ नहीं। एंड में सब पूरी फिल्म बनाने के बाद लाओ, बनाने के बाद थिएटर बुक करो, प्रोड्यूसर को पैसा लगाना पड़ता है रिलीज करने के लिए भी। शर्म आनी चाहिए। मैं अभी प्रोड्यूसर को जो है ना पैसा लगाना पड़ेगा कि अरे भाई हमारी फिल्म रिलीज करो। I don't know why the system is not been changed. I don't know why हमारे इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज लोग क्यों नहीं सोचते इसके बारे में। हमारे ज़माने में मुझे याद है, जब मैं तो कह सकता हूँ 40 साल से हूँ, मैंने वो दौर भी देखा जब दिलीप साहब भी होते थे, और आज का दौर भी देख रहा हूँ जब शाहरुख खान वगैरह है। 3 या 4 एक फिक्स डिपार्टमेंट होता था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन। अभी प्रोडक्शन तो है, डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ है, एग्जीबिशन भी मिला हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है ना। तो अगर बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, कॉर्पोरेट है, तो उनको थिएटर मिल जाएगा। अपने लिए हमको ये है सही बात कि किसी एक पर्टिकुलर हाउस को ज्यादा थिएटर मिलते हैं। बेशक, ये तो मैंने इस स्टारों में भी झगड़े देखे हैं कि ईद पर उसको रिलीज मिल जाती है, ऐसा पहले नहीं होता था ना। पहले नहीं सर, पहले तो 6 फिल्में चलती थी। राजेंद्र कुमार की सिल्वर जुबली, नाज स्वास्तिक से लेके घूम घाम के देखा 6 फिल्में एक साथ में राजेश खन्ना के लगी होती थी। तो कितना कंफर्टेबल उस जमाने में रिलीज करना होगा। और एक डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा, एक प्रोड्यूसर खड़ा होता है कि नेक्स्ट फिल्म बना सकता है, अभी तो डूब जाता है वो। बिना पैसे के भी एक प्रोड्यूसर खड़ा होता था कि मैं फिल्म बनाऊंगा, लेकिन आज पैसे होने के बाद भी बहुत मुश्किल है कि फिल्म तो बना लेगा, रिलीज कैसे करेगा? पर ये सब क्यों? क्या है सर अभी what has seeped in? क्या हुआ, तुम्हें कुछ इसका अंदाजा है? हाँ, जैसे मेरी पहली फिल्म यारियां सर, पता नहीं आई थिंक 2,500-4,000 थिएटर्स में रिलीज हुई थी। सीरीज की फिल्म थी। हाँ जी। कितना साल पहले? 2014 में, जनवरी में। 14 में, ओके। तो शायद नरेंद्र मोदी आए होंगे इसीलिए। बिल्कुल पॉसिबल। तो जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तो मुझे याद है कि एक तो उसकी पब्लिसिटी इस लेवल पे की गई थी टी सीरीज के द्वारा भी, और उस टाइम उसके साथ आई भी बड़ी फिल्में, 1.5 इश्कियां एंड देवर मोर फिल्म्स, वो सारी बैठ गई थी क्योंकि आई थिंक हमारे पास बहुत ज्यादा थिएटर्स चेन था तो, और हमारा जो टारगेट ऑडियंस था वो बहुत जबरदस्त था, यंगस्टर्स थे। यंगस्टर्स का तो इसका भी मैं समझता यंगस्टर्स ही आपका, यंगस्टर्स ही। हाँ जी। ओके, फिर उसके बाद हीरोपंती आई, अगेन टाइगर श्रॉफ का लॉन्च था, तो वो भी बहुत ही लॉन्च थी उसकी फिल्म। हाँ जी, हीरोपंती वाज हिज फर्स्ट। अभी जो आई है वो रिपीट है, दिस इज द सेकंड पार्ट। ओके। तो वहां तक भी मुझे लग रहा था शायद ऐसे ही होता है काम, क्योंकि मैं नया था मेरे लिए, और कोई मेरे लिए यही था कि ऐसे ही रिलीज होती है शायद फिल्में। देन उसके बाद मैं कुछ ऐसे मैनेजर्स मेरे से टकराए जिन्होंने
मेरे तक काम आने नहीं दिया, बाहर बहुत ज्यादा पैसे कोट कर दिए। ऐसे करते करते मेरे को इस सर्कल से काम जो आ रहे थे वो थोड़े कम हो गए, और कुछ नए प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, डायरेक्टर्स थे जिन्होंने मुझे अप्रोच किया। मुझे लगा कि इफ दे हैव कॉन्फिडेंस ऑन मी एंड दे कैन रन द फिल्म ऑन माय शोल्डर, तो व्हाई नॉट। तो मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। बट जब रिलीज का टाइम आया तो मैंने नोटिस किया कि सडनली जो है इनके पास वो टारगेट ऑडियंस, उतना थिएटर, उतने लोग नहीं मिल पा रहे हैं इनको, जबकि म्यूजिक भी है, सब्जेक्ट भी है, स्टोरी भी है, सारी चीजें, बस कॉर्पोरेट नहीं था। कॉर्पोरेट नहीं था, तो उस वजह से जो है वो मतलब कॉर्पोरेट बिकेम द किंग। हमारे जमाने में तो आपको भी याद होगा कि ओए 50 लाख भेज रहे हैं दोनों, हाँ। या फिल्में भी बनाने, ओए एक रेप सीन डाल दो उसके अंदर, एक फाइट सीन डाल दो। आजकल कॉर्पोरेट के आने के बाद मुझे लगा कि ट्रांसपेरेंसी होगी शायद, बट इट बिकेम इमोशनलेस आई सपोज। हाँ, मतलब कॉर्पोरेट वाले ऐसे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे बताया जाता है कि रमेश सिप्पी जैसे आदमी को 2.5 घंटे बाहर बिठा के रखता है, अंदर का कोई सीईओ होगी, लेडी होगी, शी डजंट इवन नो हु रमेश सिप्पी इज। कॉर्पोरेट का मतलब आपको फिल्म का लाइफ, फिल्म की जिंदगी, फिल्म के इमोशंस, फिल्म के लोग, फिल्म की हस्तियां मालूम तो होनी चाहिए, तभी आपको सीए बनाना चाहिए। अब सीईओ बने पड़े हैं, लेकिन सर रमेश सिप्पी बाहर वेट कर रहे हैं। कौन रमेश सिप्पी? ऐसा भी शायद बोला होगा उसने। मुझे मैं नाम नहीं लूंगा मिनिस्टर का, क्योंकि मैं बोल जाता हूँ तो मैं यहाँ के आते मैं बाहर निकाल देता हूँ, पर इस बार मैं नाम के बगैर बोलूंगा। उसको बताया गया जाके, सर ये अवार्ड इस बार देने जा रहे हैं, अपना वी शांताराम अवार्ड है सर, वो किसको दें? 6-7 नाम दिए उनको, किनको दें वी शांताराम? तो ऐसा, वी शांताराम कौन? मिनिस्टर। जिसको ये नहीं मालूम कि वी शांताराम कौन है, तो उनको मिनिस्टर बनने का हक नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर शुड नो द एजुकेशन, डिफेंस मिनिस्टर शुड नो द डिफेंस। सो ये एक आपने सही पॉइंट किया कि तूने कहा कि कॉर्पोरेट नहीं था जी, तो फिर उससे दिक्कत आती है। उससे दिक्कत क्या आती है? मैंने पूछा भी कि आप लोगों के पास तो थिएटर्स हैं, आपके पास टाइम स्लॉट है, फिर प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं अगर हमने एक बार इनके अगेंस्ट जाके आपको वो टाइम स्लॉट दे दिया तो ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि अगर हम नए प्रोड्यूसर की फिल्म को अच्छे टाइम स्लॉट्स दे देंगे और उसको रोक देंगे, आप एक फिल्म आज बनाओगे, फिर 4 साल बाद एक फिल्म बनाओगे। लेकिन कॉर्पोरेट हमें एक साथ हमें 12 फिल्में देता है लाइन से। तो अगर हमने उनके साथ ऐसा कर दिया तो वो खुद ही कहते हैं कि चले जाओगे एक बना के, कहते हैं हमारे पास 10 डिस्ट्रीब्यूटर और हैं, आपको नहीं देंगे, हम किसी और को दे देंगे। तो वो अपने डर से फिर ऐसा होता है कि वो, इसको मोनोपोली कहते हैं। मोनोपोली कह सकते हैं, बिल्कुल। तो मतलब मतलब मैं बड़े पक्ष में अगर देखना चाहूँ तो इसका मतलब है आज की इंडस्ट्री में फिल्म है, रेडी कर दिया है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए डाल दिया है, एक्टर को भी पेमेंट हो गई, सबको पेमेंट हो गई, लेकिन अभी मैं इसको रिलीज कहाँ करूँ? खुद के घर में देखो, ये सिचुएशन होती है। आप डब्बे लेके बैठे हुए हैं और आपके पास थिएटर की चेन नहीं है। Somebody else at the top decides कि theatre wrong है। I suppose this is but I wouldn't know, multiplexes के बाद में पूरा सिस्टम चेंज हो गया, तो इससे आप गुजरे हैं मतलब रिलीज के पहले। तो आप लोगों की बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक छोटी सी बात आ रही है अनीस जी और देव जी, कि ये इस एक्सपीरियंस से मैं भी गुजर चुका हूँ। एक ज़माने में जब मेरी फिल्में चलती थी और नहीं चलती थी, और उसके बाद में 6 फिल्में मेरी फ्लॉप हुई हैं, और उसके बाद में मुझे किसी ने टच नहीं किया। आज भी 10 फिल्में मेरी पड़ी हुई हैं। मेरी शिकायत इंडस्ट्री से थी कि मेरा काम उतना ही अच्छा था। आप मेरी कोई भी फिल्म उठा के देख लो, दर्द दिल, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, आप कोई भी उठा के देख लो, आपको वो मिलेगा जिसको भी, पर मेरी को किसी ने नहीं लिया। और मैं ये शिकायत करता था कि क्यों नहीं एक बहुत बड़ा जो डायरेक्टर है, जैसे रमेश सिप्पी जी होते थे, यशराज फिल्म्स थी, बड़े बड़े फिल्में, क्यों नहीं बोलते ये फिल्म तो ठीक है नहीं चली, पर ये लड़का अच्छा है, ये सूट करता है मेरे को, और उसको उठाई, क्योंकि फिल्म आपके दम पे चलेगी, वो मुकेश खन्ना के दम पे नहीं चलेगी। कोई नहीं करता साहब। मुझे यही शिकायत इनको लेकर, इनकी फिल्म को लेकर, कि कॉर्पोरेट जगत जब से आया है, मैं खुश हो गया था कि कॉर्पोरेट जगत एक से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। पहले सिर्फ ब्लैक में भी काम होता था, भेज दिया 80 लाख रुपए भेज दिए, आजकल सब सी अच्छी बात भी है, पर कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं कड़वाहट सुनने में आई बहुत, कि ये जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस उनको पहले प्रमोट करते हैं, और छोटी फिल्म अच्छी बन के तैयार पड़ी हुई है, फिल्म भी अच्छी है, लेकिन बोलते वेट करो। क्यों?
मैं चाहूँगा कि ये कॉर्पोरेट हाउसेस को इस बात को समझ में आनी चाहिए कि आपको बढ़ावा देना चाहिए छोटी फिल्मों को। छोटी फिल्मों को आपके बल से रिलीज करना चाहिए, ना कि छोटी फिल्म के बल पर आप रिलीज हो रहे हैं। आप तो ऑलरेडी हैं, 7 करोड़ों के बिजनेस खेलते हैं आप। आपको उनको आपके सहारे की जरूरत है। और दिस इज हाउ द फिल्म इंडस्ट्री वर्क्स, इट्स अ टीम वर्क। बड़ी फिल्में तो एज इट इज चलने वाली है, अमिताभ बच्चन है उसमें, शाहरुख खान है उसमें, सलमान खान है, सब बड़े बड़े हैं। इनकी फिल्मों में नए लड़के लड़कियां आती हैं, अच्छे पैसे डाल के बेचारे मुश्किल से पैसे जमा करके फिल्म बनाते हैं। आपको कभी ये समझ में नहीं आता कि आपको वो फिल्में पहले रिलीज करनी चाहिए, या पहले ना रिलीज करो, एक स्लॉट तो बना कर रखो उनके लिए। अगर 2000 थिएटर किसी को दे रहे हो तो बोले रुक जाइए, आप ले लीजिए हमसे सिर्फ 1500 थिएटर ले लीजिए, 500 थिएटर इनको देने दीजिए ना। अगर आप इस इंडस्ट्री में घुसे हैं एज ए कॉर्पोरेट हाउस, जो पहले आप नहीं थे, तो आपको अपना दायित्व निभाना पड़ेगा, तब ये इंडस्ट्री एक खुशहाल इंडस्ट्री होगी। वरना एक प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाकर ऑब्लिवियन में चला जाता है, क्योंकि इसकी फिल्म को किसने उठाया नहीं। 80 लाख फिल्म बनाने के बाद मुझसे कहा गया था मराठी फिल्म के लिए, सर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 20 लाख और खर्च होंगे। मैंने कहा मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ, आप फिल्म ले लीजिए हमसे ना। मैं अनीस जी यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यू आर राइट कि कॉर्पोरेट वालों को छोटी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए। बट अगेन आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतने थिएटर्स में रिलीज करने जा रहे हैं, वो भी कोरोना के बाद। तो अगेन मैं कहूँगा कि इवन आई एम हैप्पी, और मैं भी चाहूँगा पब्लिक को कि आप लोग भी घर बैठ के तंग हो गए होंगे, तो एंटरटेनमेंट तो सब चाहता है। तो ये 3 सयाने आ रहे हैं जो आपको एंटरटेनमेंट का कुछ अलग रूप दिखाएंगे, देखिएगा। और ईद को तो आप जानते हैं, इनकी फिल्में भी देख चुके हैं। यारियाँ थी, कौन सी? यारियाँ थी, आप इनको देख चुके हैं। तो देखिए कि इस फिल्म में क्या कमाल करते हैं वो। और मैं भी देखना चाहूँगा कि मुकेश खन्ना नाम के एक्टर ने क्या किया उसमें जो मैं कभी कभी बेबाकी से बोलता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ फिल्म में। तो इनको मैं शायद, अभी तो फिल्म थिएटर पर है तो देखना चाहूँगा। बट मैं आपको बारूद वाले जी, मैं आपको इस बात के लिए मतलब एक बधाई देना चाहूँगा कि मेरे और भी प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं, शायद मैंने 5 से 6 फिल्में करी रखी हुई हैं, और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब देखूँगा उसको। शायद ये मेरी ज़िंदगी का एक स्टार्ट है कि मेरी पहली फिल्म खूनी नरेंद्र बेदी के साथ प्रॉपर रिलीज नहीं हुए थे, उसको बन के नरेंद्र बेदी जी की डेथ हो, वो फिल्म जाके किसी ने वर्ल्ड राइट कंट्रोल उठा के लेके चला गया वहाँ से, और वहाँ से इलीगली करके उसको फिर आखिरी संघर्ष करके रिलीज किया। वक्त के शहजादे, वो रिलीज हुई, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल। बट अब दिख रहा है मेरे को कि फिल्म बनाने से भाव मत मारो कि मैंने 10 फिल्में की, 10 रिलीज, कितनी रिलीज हुई है ऐसा पूछेगा सामने और कसूर आपका नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मुकेश खन्ना की वजह से फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि मेरी फिल्म अभी भी, तो फिर मुझे मालूम पड़ा सर आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिनकी फिल्में अटके पड़ी हैं। सो प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द सिस्टम, नॉट इन योर सिस्टम कि आप हैं इसलिए हम फिल्म रिलीज नहीं करेंगे, मेरे खिलाफ कोई नहीं है। तो ये आप इससे एक दौर था सर, तब बड़ी फिल्में भी रिलीज होती थी, छोटी फिल्में, यस, सबकी स्लॉट था अपना अपना, तो चलती थी, काफी अच्छे सिंगल थिएटर्स थे उस जमाने। हाँ, सिंगल थिएटर थे, सब अच्छे सब्जेक्ट होते थे उस पे जो है थिएटर सब्जेक्ट की तो बात ही मत करिए आप। या इनकी सब फिल्में आप वो उसके पहले चले जाइए, 2 बीघा जमीन से लेकर गुमराह से लेकर आप मीनिंगफुल फिल्में उठा सकते हैं जो बनी है फिल्में। आज चंद फिल्में मीनिंगफुल होती हैं, बाकी फिल्में ऐम ही होती है, कुछ भी ठोक देते हैं लोग, और तो कंटेंट सफर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है आज की युवा जो है ना, वो ये देखना नहीं चाहते। आज की युवा जो है ना, वो बस एंटरटेनमेंट मिल जाए, बस उतना ही काफी है। सर मैं इस नहीं बोलिए, पूरी बात कर लीजिए। लेकिन क्या है सर, ये आप फिल्म बनाइए, 2-4 लाइन में ऐसा सबक दे जाइए कि ये पूरी फिल्म का जो है, ये जो है मैसेज जो है ना, वो 4 लाइन में ऐसे युवा बाहर निकले तो सोच के निकले कि यार इसने सही बात, मतलब बिठाना जरूरी है। मैं भी ये कहता हूँ, पहले बिठाओगे नहीं तो दिखाओगे क्या। तो बिठाने के लिए आपको वो सब चीजें करनी पड़ती हैं जो करनी पड़ती है। नहीं, मैं थोड़ा सा सहमत हूँ, थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। कई बार मुझसे कहते हैं सर हम इसलिए बनाते हैं कि लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा लोग तो कैमरे भी देखना चाहते हैं, क्या कैमरे दिखाओगे? मैंने कहा लोग ये मत बोलो कि वो लोग देखना चाहते हैं सर, आप दिखाते ये नहीं, आप वो बनाओ जो आप चाहते हैं कि वो देखें, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा।
क्लेवरलेस की तरह से इंटरटेनमेंट भी देना पड़ेगा और लेकिन वैसे देना पड़ेगा, सही, हाँ। क्योंकि आप वाहियात फिल्म नहीं बनाए। नहीं, ये शो मैंने खड़ा किया, माफ करना, मैं अगेन बोल जाता हूँ कि मैंने ये शो इसलिए बनाया है कि इंटरव्यू शालीनता से भी लिए जाते हैं, बिलो द बेल्ट जोक्स मारने की जरूरत नहीं है। बट लोग कहते हैं सर लोग ये चाहते हैं, मैंने कहा नहीं। चौधरी सारंग का एक डायलॉग था, उसकी वाइफ बोलती है चौधरी जैसा स्कूल खोलोगे वैसे ही तो बच्चे होंगे, तो वो कहता है लेकिन जैसे स्कूल होंगे वैसे बच्चे नहीं, लेकिन जैसे बच्चे होंगे वैसा बाप नहीं होगा। बाप बनो, बच्चा चाहता है बिठाओ उसको, नहीं बैठो इधर, और इतनी ताकत चाहिए, सब में नहीं है। नहीं आपके पास कंटेंट नहीं है, आप पहले कंटेंट ऐसा लगे। 3 इडियट्स भी बनी है ना, आप जरूरी नहीं है कि आप उसमें सब कुछ डालो। सिर्फ एक्शन पे फिल्म नहीं चलती, सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स पे फिल्म नहीं चलेगी, फिल्म चलेगी एक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स प्लस कंटेंट। सही। तो देव, लेट मी आस्क यू नाउ एक डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू एज एन एक्टर, जी जिसका ग्राफ अभी भी और ऊपर जाना है। क्या अपेक्षाएं हैं आपको इस फिल्म को लेकर? काफी होप्स हैं, काफी अपेक्षाएं हैं सर, क्योंकि मैंने अब तक कॉमेडी फिल्म नहीं की थी सर। कॉमेडी नहीं की थी। सो दिस इज माय फर्स्ट फुल ऑन कॉमेडी फिल्म जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी कर रहा हूँ। तो सबसे डिफिकल्ट जॉब होता है एज एन एक्टर किसी को हंसाना, बहुत डिफिकल्ट। तो वो एक ऐसी चीज है जो पहली बार अटेम्प्ट किए, तो मैं चाहता हूँ सब लोग उस चीज को देखें और पसंद करें। मुश्किल आई परफॉर्म करते वक्त? काफी मुश्किल आई सर, क्योंकि जब तक तो मतलब यू आर सीरियस एक्टर, सीरियस रोल्स करने वाले जिसको हम ट्रेजिक किंग बोलते हैं दिलीप साहब को। सीरियस रोमांटिक भी कर लेता हूँ मैं, But comedy नहीं की। कॉमेडी मैंने नहीं किया। गंगाधर ने भी पहली बार कॉमेडी की थी सर वो इट इज लाइक खिला दिया था आपने, खिला वो दिया। भी मैंने पहली बार किया था। मैं ऑफ कोर्स मैं थोड़े बहुत कर चुका था दर्द दिल वगैरह में, बट दैट वाज वन प्रॉब्लम। सो हाउ यू कॉन्कर्ड दैट कि भी कर सकते हो तुम? हाँ सर, मुझे पता था कि मैं कर लूंगा, बट यहाँ पे जो कैरेक्टर आर्यन विच आई वाज प्लेइंग, उसमें थोड़ा सा ऐसा था कि ये खराब चीज करने में भी परफेक्ट नहीं है। इसका अच्छा, जो character है। मतलब एकदम कि मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जो किरदार है, ये स्ट्रगलिंग एक्टर है, एस्पायरिंग एक्टर है, एक्टर बनना चाहता अच्छा है। एक्टर, उसके अंदर भी एक्टर है। हाँ, लेकिन वो लोग काफी सारे एक्टर्स की मिमिक्री भी करता है अपनी अच्छा। माँ को दिखाने के लिए कि माँ मैं सीरियस हूँ, देखो मैं बच्चन साहब की तरह बात कर रहा हूँ, मैं धर्मेंद्र जी की तरह बात कर रहा हूँ, देवानंद जी की तरह बात कर रहा हूँ। बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज का ध्यान रखना था कि मैं उनको इतना एक्यूरेट इमिटेट ना कर दूं कि लगे कि मिमिक्री आर्टिस्ट। हाँ, मिमिक्री आर्टिस्ट भी है और ये एक्टिंग कर रहा है, अच्छा तो परफॉर्म कर रहा है। हाँ। तो मैं उस चीज को भी ऐसा करता था कि लोगों को हंसी आए कि यार लग ही नहीं रहा देवानंद फिर भी कर रहा है। मतलब अधूरा करके। हाँ। वेरी गुड। माँ तो भगवान का रूप होती है, दुर्गा का स्वरूप होती है मेरी माँ। शाहरुख खान, सलमान खान के बाद आने वाला फ्रेश टैलेंटेड चेहरा आर्यन। वो एक चैलेंजिंग पार्ट था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज थी, बिकॉज इट्स एन एनसेम्बल कास्ट, बहुत सारे इसमें बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व है पिक्चर में, तो सबकी एक साथ डेट्स नहीं मिलने के कारण मैं जो और फिल्में कर रहा था, तो वो कहीं बाल मेरे छोटे, कहीं लंबे, फिर इस फिल्म के लिए सेम मेंटेन करना एक वो चीज थी जो मुझे एक फेस करनी पड़ी। मतलब आपको मतलब डिटेल सबकी आपको तकलीफ हुई बिल्कुल। लेने में? हाँ सर। कौन कौन से आर्टिस्ट आपके पास? ये तो 3 योद्धा हो गए, इसके अलावा एक चौथा योद्धा जिसको मैं बंदूक की गोली दिखाता हूँ, जो दामाद बनना चाहता है। ये बन चुका है, मेरा बन चुका होता है। तो उसके अलावा बड़े बड़े ज्ञानी कह सकते हो या एक्सपीरियंस एक्टर्स के नाम बताएंगे कौन कौन से? सर इसमें एक प्रियांशु चटर्जी हैं जो कुंभीन वाले हैं, उसके बाद असरानी जी हैं। ओके, असरानी। तो असरानी जी हैं, आप हैं, मेरे को छोड़ दीजिए। ओके, और जरीना जी हैं, ओके, टीकू तलसानिया जी हैं, राकेश बेदी हैं, राकेश बेदी भी। जी हैं, और कौन? विजय शिर जी भी हाँ, हैं। जो, तो ये सब बिजी हैं, ये सब तो बिजी हाँ, बिजी आर्टिस्ट बहुत सीरियल busy कर रहे हैं या फिल्में कर हाँ, रहे हैं। फिल्में कर रहे हैं। तो आपको उनके एज यू सेड की डेटे बिल्कुल। एक कॉमन लेने में प्रॉब्लम हाँ, आती है। हिमानी शिवपुरी है सर, काफी इनसे जो है काफी सीखने, और ये जो बड़े एक्टर ही होते हैं सर, इनसे काफी- डेडिकेशन देखा होगा बिल्कुल, आपने। बिल्कुल सर। यही फर्क है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारे जमाने के एक्टर और सर, अपने मैं- जमाने के एक्टर कंपेयर करके देख लो। जी। आपके जमाने का आता है थोड़ा 2 घंटे लेट भी आता है, फिर सर कब छोड़ रहे हो आप, घड़ी देखते हैं। हमारे यहाँ पर मैंने- प्राण साहब दाढ़ी लगा के बैठ जाते थे, मधुबाला आके बैठ जाती थी सेट पर, आज 25 बार तो मोबाइल करने जाते हैं। तो वो आपको बड़े में दिखा इन सब एक्टरों में? जहाँ भी मैं इंटरव्यू पे कहीं भी जाता हूँ तो ये मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहता हूँ कि सर जब हमारा मुहूर्त था, जैसे हम वेट कर रहे थे, आप आए, आप कार से उतर के सीधे जो है मेरे पास आए कि आपने गले में हाथ डाला
पूछा कि आज हमें क्या करना है। मुझे और पूरी फिल्म शूट होने तक आपने ऐसा ही किया। मेरा ये तरीका है, मैं जाके लोग बैठते हैं मेकअप में, चाय पीते हैं, हाँ, तो आप जो है पहले डायरेक्टर को मिलना मेरा एक बहुत बड़ा लक्ष्य। कि आज क्या आज कर क्या रहा हूँ, लोग आकर लोग बिठा दे, सर आपके शॉट रेडी है, बैठे रहिए, वो जाती है एयर कंडीशन में बैठ के चाय पीते रहिए। मैं पहले उतरता हूँ गाड़ी से, डायरेक्टर कहाँ है, बोला वो हाँ सर क्या करना है बताइए। तो ये आपने देखा, आपको अच्छा लगा, चलो मुझे भी अच्छा लगा ये सुनकर के, किसी को अच्छा लगता है। असरानी जी वेरी वेरी प्रोफेशनल, सर बुला के पूछते कि आज क्या काम करना है। हिमानी शुक्री को मेरे असिस्टेंट ने गया तो बोला नहीं डायरेक्टर को भेजो, डायरेक्टर को उनसे बात करना है। वेरी वेरी राइट। वो है प्रियांशु चटर्जी सर। ये सब लोगों से काफी सीखने के लिए मिलता है। मैं अक्सर कहता हूँ सबको कि भाई अर्जुमन जो आपकी बेटी बनी थी, मैंने उसको वही बात कहा कि आप क्या ऑब्जर्व करें सेट पे। मैं बोला कि मुकेश जी जो है वहाँ आके बैठे हुए, उनका काम नहीं है, वो सेट पे है चेयर पे, और तुम जाके वैनिटी में बैठे हो। वो ये बोला आपने उनको? हाँ, तुम कुछ नहीं सीखोगी जब तक सामने वाले का परफॉर्मेंस नहीं देखोगी, तब तक तुम्हारे अंदर का एक्टर नहीं जाएगा। बहुत सही बात कही आपने, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। वो जो है ना बड़ों से सीखने के लिए मिलता है कि क्या है। एक मेरा मानना यह है कि सर एक डायरेक्टर जो होता है वो एक कैरेक्टर जब देता है एक्टर को, तो एक्टर उस पर काम करता है, करेगा तभी वापस करेगा, वो काम करेगा कि उस पर मुझे ये करना है, ये करना है। सिर्फ डायरेक्टर को करेक्शन करना है, उसको ये नहीं कहना है कि आपको ऐसे ही करना है। अगर वो करेंगे, अगर मैं बताऊंगा कि ऐसे ही करना है, तो फिर वो जो है ना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, वो इधर भी नहीं जाएगा, उधर भी नहीं जाएगा। इनको अगर खुला छोड़ेंगे आप करके दिखाइए और आपको उसमें फिर करेक्शन नहीं, इतना सा काम कर दीजिए उससे ज्यादा। हाँ, तो वो करेंगे तो सर ये आप सीन एक याद होगा कि जब बाप और बेटी जब बात छोटी बच्ची, मेरी बच्ची नहीं, वो आपकी बेटी और आप बड़ी वाली बेटी की छोटी जब बड़ी जब वो माफी मांगने आती है, वो सीन जो यार मुझे याद है। वो लगता है सर कि आपने 3 बार दिया, तीनों बार हेड्स ऑफ। वाकई टचवुड मालिक की दया है। वाकई वो चीज होती है सर एक एक्टर में। जब एक्टर खड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि सर ये एक्टर होगा। अगर आप फेस बोलता है सर, फेस पे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। मैंने जो बड़े बड़े पुराने एक्टर देखता हूँ, जब फेस सिर्फ फेस दिखता है तो सब ढलती उनकी आंखों के नीचे, उनके गालों पर, उनके ऐसा लगता है कि एक्सप्रेशंस बाहर निकलने को बेताब है। कोई एक्टर आज का होता है, मूंछ लगा ली, दाढ़ी की, 6 पैक लगाया, लेकिन इधर कुछ नहीं होता है। वही तो सर देखिए, अभी थिएटर की एक्सपीरियंस आती सर, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। थिएटर पे हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि सर थिएटर में जो है वोकल एक्सप्रेशन जो है आखिरी ऑडियंस तक पहुंचाना है, आवाज पहुंचनी चाहिए, उसकी आवाज पहुंचती है। यहाँ पे पर्दे पे जो है एक एक्टर जो है बिना डायलॉग के बहुत कुछ कह जाता है, कैमरा यहाँ पहुंच जाता है, इतना कह जाता है कि यार वो एक जो है आप एक शॉट जो है ना वो ऐसे छू जाता है लोगों के, यार काफी। फिल्म मीडियम इज अ टेरिफिक मीडियम। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि हम समय को कैद कर लेते हैं, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जो गया। लेकिन आज आन का दिलीप कुमार, उस जमाने का दिलीप कुमार, उस जमाने की हीरोइन, वो पर्दे पर कैद है। आप जब भी चलाते हो तो वो कैद कर दिया, उसने समय को कैद कर लिया। उनका एक्सप्रेशन अच्छा होगा तो याद रहे। देवदास और कल वो फर्क आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आपकी बात बहुत सही है कि डायरेक्टर एक्सपेक्ट करता है, एक्टर रिटर्न करता है। उसी में मेरी पूरी, मैं आपको बता दूं छोटी सी बात, इनको तो शायद कभी लगे, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, डॉक्टर राही और मेरे बीच में यही होता था। अरे मैं कहता आप अच्छा लिखते हो, बोले आप तुम अच्छा करते हो, अरे आप अच्छा लिखते हो, बोले आप अच्छा करते हो। अरे 30% नहीं मिलता हमें, तुमने हमें अधिक वापस किया है ना। यहाँ मुझे समझ में आया कि डायरेक्टर या राइटर इमेजिन करता है तो स्काई इज द लिमिट। एक्टर आता है, वो एक इमारत की पहली मंजिल में एक कमरे में बैठकर उतना ही परफॉर्मेंस देता है, जबकि पूरे डायरेक्टर राइटर ने तो पूरा विश्व इमेजिन किया हुआ। उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, जिसने मुझे सिखाया है कि तुम्हारी जब रोल आता है तो मेरी कलम ऐसी चलती है, अर्जुन का रोल आता है तो हमारी कलम यहाँ रुक जाती है। उनको मालूम है कि ये बंदा मेरे को वापस करने वाला है। ये जिस दिन तुम हासिल कर लोगे ना, राइटर तुम्हारे लिए रोल लिखेगा। जो हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी रिवायत है कि, और मेरे को भी इसलिए लेते हैं, पूरी बनते बनते कहानी बदल जाती है और मेरा डायलॉग बढ़ते जाते हैं, बट आई लव इट। दैट इज व्हाट यू शुड लर्न। इनका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। रवि चोपड़ा, मुकेश खन्ना, डॉक्टर राही, तीनों का कॉम्बिनेशन मिला तो रैपो मिला तो भीष्म पितामह निकला। बट वो प्रोसेस, तो इसीलिए कोशिश करो कि डायलॉग को फेंको मत।
डायलॉग, एक एक डायलॉग का वजन, एक वर्ड का डायलॉग भी है ना, पूरी डायलॉग की मीनिंग चेंज कर डालता है। वो जिस दिन तुम सीखोगे ना तो तुम डायलॉग की कदर करोगे, और फिर राइटर का लिखा हुआ तुम उसको वापस करोगे, उसको कम से कम 100 नहीं तो कम से कम 50 या 25 या 30 भी दोगे, बहुत खुश होगा। क्योंकि लोग उसको 5% से ज्यादा देते नहीं, 10% नहीं, 30% नहीं मिलता हमें। ओपनली डॉक्टर राही मासूम रजा मुझे बोल रहे हैं, जिन्होंने इतनी फिल्में की हैं। सही। तो आपका कहना सही, पुराने जमाने के एक्टरों ने शायद वो सीखा है, बट आजकल के एक्टरों को भी मैं कहूँगा मेहनत करते हैं आप लोग, बहुत मेहनत करते हैं, मतलब हमसे ज़्यादा करते होंगे शायद आप, बट उसमें से ऑफकोर्स ज़्यादा मेहनत जिम में होती है। वो जिम की मेहनत जो मेन है, इनको शरीर बनाना है, बट शरीर तो बहुत ज़रूरी है। आपका ये इंस्ट्रूमेंट है जो आपके काम आएगा, कोई माई बाप नहीं है आपका। जब तक आपका शरीर चलेगा, जब तक आपका लुक अच्छा होगा, आपको लेंगे लोग। तो इट्स गुड, यू शुड कीप योर बॉडी। मैं तो शरीर मंदिर है शक्तिमान में बोल चुका हूँ, बट उसके बाद में क्राफ्ट पर मेनली वो एंगल कैसे लेना चाहिए। जया जी के बारे में मशहूर था, मुझे किसी ने बताया, तो जया जी को मालूम होता था कि कहाँ फेसिंग लेना है, लाइट कहाँ से आ रही है, कैमरा कहाँ से आ रहा है। हम लोगों को किसी को ज़्यादा पता नहीं होता, हम बोलते हैं क्या करना है, हम फेसिंग नहीं लेते हैं। तो जिस दिन आप वो सीख जाओगे ना, उस दिन आप और डायलॉग्स को जब कदर करोगे ना, आप छोटी छोटी लाइंस भी याद रखी जाएगी। जैसे आपने छोटी सी लाइन बताई मेरे को कि 24 घंटे तो पहले भी हुआ करते थे दोस्त, अब है कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छी बात कह दी कि हमको वापस मिलता है, आप जैसे लोग आते हैं तो हमको अच्छा लगता है, और आपने सिखाया उसको, देखो बैठ के सीखो। ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और बताइए इस फिल्म के बारे में, इन सब एक्टरों को आपने, इन्होंने कोई तकलीफ तो नहीं दी? नहीं, बिल्कुल कोई वेट नहीं किया, सब आते तो अच्छे से परफॉर्म करते। कभी जो है एक इसमें आप ही का एक डायलॉग है कि इसमें जो है जब वो छोटी नाती से जो है वो सोने की बच्ची जिद कर रही है, उस वक्त जो है बेटी बोलती है कि आपने इसको बिगाड़ा है, लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है। हाँ। तो सिर्फ आप कहते हैं कि हाँ, लोग कहते हैं कि मेरे लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है, वो कह रहे हैं अपनी बेटी को। लेकिन लोग वो कहते जो अंदाज था उस वक्त, उसने बोला कि सर इसको ऐसे, बोला नहीं, ये जो डायलॉग का वजन है ये लोग कहते हैं, मतलब मैं जानता हूँ कि लोग मेरे बारे में कहते हैं, बट मेरी बिलीफ ये है कि लड़की को मैं प्यार दूंगा। तो इसमें जो ना ये है असरानी है, कभी बोलते हैं कि कोई इसमें से ये वर्ड भी नहीं चेंज करेंगे, नहीं करना चाहिए। चेंज करेंगे तो फिर इसका वजन जो है ना खत्म हो जाएगा। सर एक सिर्फ सीख के लिए मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, आप भी नए ही हैं मेरे से तो ज़्यादा, तो मैं एक लाइन आपको सुनाऊँ सिर्फ। उस लाइन के अगर आप वर्ड्स के 8 वर्ड्स हैं या 7 वर्ड हैं या 5 वर्ड हैं, कि उसको अगर आप देखो, अभी जैसे मुझे आपको 100 रुपए देना है, ठीक है, मुझे आपको 100 रुपए देना है, ये तो बहुत कॉमन डायलॉग है। पर अगर मैं आपको बोलूं मुझे आपको 100 रुपए देना है, तो इसका मतलब इसको नहीं देना है, उसने नहीं देना, मुझे देना है आपको। तो फिर दूसरा होता है मुझे आपको 100 रुपए देना है, मतलब इनको नहीं देना है। फिर मुझे आपको 100 रुपए देना है, मतलब मेरे को 500 नहीं देना है। तो मुझे आपको 100 रुपया देना है। अगेन द होल थिंग स्ट्रेस कम्स ऑन देना, तो इसका मतलब डेफिनेटली मुझे मालूम है कि मुझे देना है, साहब देना है, मुझे आपको 100 रुपया देना है। अगेन है का मतलब है कि तो सीधा एक लाइन। बट इफ यू, इसीलिए स्ट्रेस बोलते हैं, जो मैंने रेडियो में सीखा एक्चुअली, पंडित नरेंद्र शर्मा मेरे रेडियो के गुरु हुआ करते थे, उन्होंने एक बार किसी को कहा था, अबे पत्थर बोल उठे नहीं, रिकॉर्डिंग से, तो उसको समझ में आएगा, पत्थर बोल उठे, पत्थर, वो अनाउंसर पत्थर बोल उठे, ओए पत्थर बोल के उठ नहीं गए। So what I'm trying to say, कभी भी कोई स्क्रिप्ट लेना, आप अकेले बैठकर उसके पहले स्ट्रेस बना लीजिए कि अगर शूटिंग करोगे तो फिर कुछ भी हो जाता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। पर आपको मालूम है कि मैंने गलत वर्ड पे स्ट्रेस कर दिया। मैं डबिंग में चेंज करता हूँ, डबिंग में कभी कभी मैं, आई लव माई डबिंग, डबिंग में मैं कभी रॉन्ग बोल दिया शूटिंग में, तो मैं यहाँ पर आके बोलता नहीं, मैंने गलत जगह पे स्ट्रेस किया। सो एवरी लाइन स्पीक्स, यू शुड डू कदर ऑफ द राइटर्स राइटिंग। जिस दिन आप करोगे, आई थिंक आपके परफॉर्मेंसेस के लोग याद रखेंगे। एक्टर जो है अगर अपने कैरेक्टर से, अपने रोल से मोहब्बत करता है, तब जो है वो ऑडियंस तक पहुंचती है। Exactly, जब तक आप खुद फील नहीं करोगे, दूसरे क्या फील करोगे? वो जो है ऑडियंस उसको पढ़ती है, यार इसमें ये जो है ना वो एक करेक्ट। तभी मैं धृष्टता करता हूँ पुत्र,
कि जब तक मैं कन्विंस नहीं होता सही नहीं करता। बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ बताइए मेरे को आप। तो पहले मैं कन्विंस हूँ कि ये फिल्म मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर से निकल सकती है। मैं शक्तिमान क्यों अच्छा किया, मेरे अंदर से निकली। भीष्म पितामह क्यों किया, मेरे अंदर से निकला। पर विलन क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे विलन अंदर से नहीं निकलता। हीरो मेरे को मारेगा ढिशुम तो मैं करूँगा, हाँ तो मेरे डायरेक्टर बोलेगा सर थोड़ा कम करिए मेरे से कम नहीं नहीं होगा। होगा। मैं क्यों करूँ, ये नहीं कर सकता हूँ मैं, ये ट्रंक किया। अब डायरेक्टर बोलेगा विलन है तो थोड़ा कम करो, इसलिए मैं विलन नहीं करता क्योंकि मेरे अंदर से नहीं निकलता। सर लेट अस कम टू द एंड ऑफ दिस मुलाकात, जो एक अहम टाइम पर, एक कंटेम्पररी टाइम पर, एक ऐसे वक्त पर हो रही है। आज 2 हफ्ते की बात है शायद, जी 2 हफ्ते बाद एक फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है 3 सयाने। और मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी कई लोगों के कमेंट्स वालों को इस जवाब मिल जाएगा कि आप किधर हैं, एक्टिंग तो करते नहीं हो, बोलते रहते हो। तो देखो मेरी ये फिल्म आ रही है, कैसे किया है मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा, मैं खुद भी देखना चाहूँगा। और इन लोगों को भी मुबारक, इन लोगों की मेहनत, हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक प्रोड्यूसर, क्या नाम है प्रोड्यूसर जी का, संजय, जो आते थे, मुझे याद है आपके सेट पे आया करते थे, पेमेंट करने आते थे, मैं देखता था। तो वो उस वक्त मैंने देखा था उनको, तो उनका भी मीटर चढ़ता रहता है। तो उनके लिए भी एक बहुत कल्मिनेशन है। डायरेक्टर के लिए ऑफ कोर्स कल्मिनेशन, डायरेक्टर सबसे ज्यादा वजन खाने वाला आदमी होता है डायरेक्टर, जिसको प्रोड्यूसर की भी सुननी पड़ती है, एक्टरों की भी सुननी पड़ती है। क्या करते हो सर आप, स्टार्ट नहीं करते, मैं बैठा हुआ हूँ सुबह से, तो समझाना पड़ता है उसको। तो इनकी फिर ऐसे एस्पायरिंग एक्टर्स जो कर चुके हैं, करना चाहते हैं, पर अगेन मैं वही है कि फिल्म ऐसी बनाओ जो घर बैठ के बाद देखो, थिएटर में रिलीज करो। तो इनको भी ये आशा है कि ये फिल्म आ रही है, और कोरोना में बैठे हुए आप सभी लोगों को भी एक खुशी की बात मिल रही है, फिल्में आ रही हैं। 2-3 फिल्में, सूर्यवंशी के बाद में अभी कौन सी धाकड़ वाकड़, कौन सी फिल्म है, धाकड़ आकर गई, वो आ रही है। फिर साउथ की फिल्में आई हैं, फिर आपस में बोला जा रहा है कि हम अच्छे हैं आपसे। इसके ऊपर तो बहस छिड़ गई थी कि नेशनल लैंग्वेज हिंदी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए, आपने फिल्म अच्छी बना ली पर हिंदी में डब की ना। बेशक। तो इसका आंसर अजय देवगन दे गया तो मेरे को बुलाया था उन्होंने डिस्कशन, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा देखिए फिल्में तो ये दंगल चाइना में 1000 करोड़ का बिजनेस करके आई, तो क्या चाइनीज लैंग्वेज हमारे से बेटर है क्या? नहीं। मेरा मतलब ये है कि ये सब साउथ वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बाहुबली से फिल्में बनाते हैं। बट यही चाहिए कि आप थिएटर में लोगों को ले आते हो, आपकी तारीफ ज़्यादा होनी चाहिए। हम लोग डरते हैं पर मैं अगेन कहूँगा कि किसी और का भी आदर करो ना करो, बट कोरोना का आदर करो। कोरोना के टाइम पे यही है कि कोरोना में जो डर गया सो बच गया था। शोले का डायलॉग नहीं था, जो डर गया सो मर गया, चेंज हो गया। तो इट्स बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि आप ये रिलीज कर रहे हैं। मैं अभी तो मैं शक्तिमान की शक्ति तो नहीं दे सकता हूँ, आपने बहुत शक्ति लगा ली है, बट आशीर्वाद दे सकता हूँ। विजयी भव, एंड टू यू ऑल्सो विजयी भव। फिल्में आपकी चले, क्योंकि एक एक्टर के लिए फिल्म चलना कितना मायने रखता है, मुकेश खन्ना से ज्यादा कोई नहीं जानेगा। 7 फिल्में मेरी फ्लॉप हुई थी, इवन अमिताभ जी की फिल्में फ्लॉप हुई। लोग एक हिट चाहते हैं, जो हुआ मेरा महाभारत में जाकर, और लोगों ने कहा किधर थे आप अभी तक। तो आपको भी एक हिट चाहिए। आई विश ये फिल्म लोगों को पसंद आए, और बहुत नज़दीक है। सो हम इस एपिसोड को यही ख़त्म करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। मैं एक नए आयाम पर आज चला गया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज कौन शख्सियत आएगी मुझे नहीं मालूम। कभी 8 फीट 1-2 इंच का भी मैं उठा के लाया था धर्म प्रताप सिंह को, और कभी मैं झांसी में जाके शूट कर आया आध्यात्मिक लेवल का। आज ये बिना बुलाए आपके सामने मैं एक ये एपिसोड मैंने पेश किया है, जिसे हम फिल्म की रिलीज़ का प्रमोशन भी कह सकते हैं। हालांकि मैं करता नहीं हूँ, पर ये मेरी फिल्म थी, और मेरी फिल्म में आकर इन्होंने मुझे भी जानना था। तो एक छोटी सी बात हम दोनों के बीच में कि करना, और मैं रेडी हुआ, कल ही डिसाइड किया। आई थिंक डिसीजन कल ही डिसाइड किया। आइए, मैंने कहा सुबह 12 बजे आप आ जाइए, तो 12 बजे एकदम एग्जैक्टली टाइम पर आ गए। और दिस इज द फैक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। वेट फॉर द फिल्म, सी द फिल्म, क्रिटिसाइज द फिल्म मे बी, बट लाइक द फिल्म। बिकॉज आजकल लाइकिंग बहुत ज़रूरी है, बट सिर्फ अंगूठा करके मत लाइकिंग कीजिएगा, थिएटर में जाके देखिएगा, पैसे निकाल के जाइएगा, क्योंकि एक एक पैसा जो है प्रोड्यूसर के लिए काम आता है। यहाँ अपने अपने
दिल क्या जाने है कोई सवालों में उलझा हुआ सा है कोई ख्यालों में सुलझा हुआ सा उफ तौबा तौबा मैं जी लूं जरा संभलना 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 जरा मैं एंड करने के वक्त कहूँगा वही बात जो मैं हर गेस्ट को कहता हूँ कि जाते जाते हमारे देश में इंटरनेशनल एक छोटी सी भेंट देना क्या चाहता बात है सर, थैंक यू सो हूँ। ये मच। शक्तिमान की घड़ी है, अरे वाह, क्या बात है सर, तो थैंक यू ये आपको भी, थैंक यू सर। और ये इसमें आपको मैंने चाय नहीं पिलाई, लेकिन अभी हमने आपको इस मग के अंदर मैं आपको देना चाहूँगा यही मग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ना। तो ये था आज का मेरा एपिसोड जिसमें मैंने आपको एक नए आयाम पर मैं अलग अलग आयाम खोलते जा रहा हूँ। संगीत का आयाम खोल दिया है मैंने, आध्यात्मिकता का आयाम खोल दिया है, राइटर्स को मैंने बुलाया था, दिलीप शुक्ला को, वो भी मेरा भी बाकी है और मैं आगे और भी राइटरों को लाना चाहूँगा। ये फिल्म कैसे बनती है, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत आती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा आज ज्ञान मिला। तो ये एपिसोड मैं यहीं पर इसको विराम देना चाहूँगा। अगले हफ्ते कौन आएगा, कहाँ से आएगा, किस फील्ड से आएगा, मुझे भी नहीं मालूम, बट थोड़ा बहुत मुझे आपसे ज़्यादा मालूम है, तो बताऊँगा।